सोनू जी आपका नमस्कार। नमस्कार स्वीकार करें आप। नमस्कार जी। एक्चुअली में क्या है कि मैंने पहले भी बोला था कि मेरा जो सबसे पहला जो प्रेम है वो मैथमेटिक्स है, दूसरा प्रेम मेरा क्रिकेट है और तीसरा प्रेम मेरा अपना जॉब है, चौथा प्रेम मेरा साहित्य है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट किताब लाने का कब बना ये कि मैंने जो मैथमेटिक्स में जो काम किया हुआ था उसको मैं चाहता था कि वो किताब के रूप में आए। इसके लिए मैं सन 2010 से पहले मैं बहुत प्रयासरत रहा, लेकिन 2010 में मुझे ऑल ऑफ ए सडन जो है एक पब्लिशर मिले। मेरे एक मित्र थे, उनकी किताब छपती थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ। वहाँ से बात बनी और बात ऐसी बनी कि वो मेरी किताब जो है छप गई। और जब मैंने कहा कि जब मेरा काम जो है किताब के रूप में आना चाहिए, तो वहीं से जिज्ञासा शुरू हो गई कि यार अब जब एक किताब छप गई तो दूसरी किताब भी छप जाएगी, तीसरी भी छप जाएगी, फिर चौथी भी छप जाएगी। तो ऐसे ही पता लगा कि तेरे अंदर तो कैफे क्षमता है, लिख सकता है। इसलिए क्योंकि जब आपकी पहली किताब छपती है ना तो आप बहुत सारा प्रयास करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि यार किताब छप रही है, आप अपने आप में एक अब जो है ना भीड़ से अलग होने वाले हैं। तो ये सोच के जब मेरा पता लगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ और मेरी पहली किताब आ गई है, तो मुझे सारी चीजें जो है ना मेहनत करने के बाद मिली। और फिर मैंने कहा कि जब एक किताब छप गई तो और भी किताब छप सकती है, और इस तरह से किताब लिखने का सिलसिला शुरू हो गया। जी सलोनी मैम, आपको भी सेम क्वेश्चन, आपको कब एहसास हुआ कि आप राइटर बनना चाहते हो? मुझे कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगी। जी मैम। ये अपने आप ही हो गया। हम लोगों ने फरीदाबाद में 15 सेक्टर में शिफ्ट किया था, तो यहाँ ग्रीनरी बहुत थी। तो इस ग्रीनरी ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने कब लिखना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं। मैं 10 साल की थी और म्यूजिक का बचपन से शौक था, तो म्यूजिक सुनते सुनते गीत लिखना शुरू कर दिए। मतलब अपने आप ही हुआ है ये। और हमारे खानदान में दूर दूर तक कोई पोएट नहीं है, तो ये शायद पिछले जन्म से ही आया है मेरे ऊपर। अच्छा, आना तो शुरू हो गया। नहीं, मैं बताऊं कि सुनो जी, आपको हमको आपस में मिलना था, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में आ गया। डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि ये लोग मिलेंगे आगे जाकर के, इसलिए जो है आप आ जाओ। और एक चीज बताऊं आपको, ये सब चीजें जो होती है ना अच्छे के लिए होती है। आपको जो मिल गया, आपने जो सोचा, आपको जो मिल गया वो ईश्वर कृपा है। आपको जो नहीं मिला है ना वो ईश्वर की इच्छा है। बिल्कुल। आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है उसमें। हम सोचते हैं यार मैंने प्रयास करा, मैं एक्चुअली में बनना चाहता था पायलट, नहीं बना। मैं बनना चाहता प्रोफेसर, नहीं बना। लेकिन हताश नहीं हुए, आपने जो है अपने रास्ते अलग अलग जो है ना, उसने मैकेनिकल इंजीनियर बनवा दिया, साहित्य के प्रेम में करवा दिया, किताबें लिखवा दी। ये कभी सोचा था कि सन 2000 में कभी सोचा था एक्सीडेंट होगा कि मैं 17 किताबें लिख लूंगा? कभी नहीं सोचा था। तो ये डेस्टिनी होती है जो आपसे करवाती है, आपके रास्ते वो खुद बनाते। कई बार जब आप चलते हैं ना तो देख लेता है कि यार ये आदमी जो है ना साहित्य का प्रेमी है, किताब लिखने का शौकीन है, तो इसका रास्ता, ये तो रास्ता बना ही रहा है, इसके जो रास्ता बना लिया इसमें मदद करें। तो वो चीजें होती हैं, ये होता है, निश्चित रूप से यही होता है। जी सर, पीयूष सर से और एक क्वेश्चन है हमारे। आपने अपनी पहली रचना कब लिखी और आपका उम्र कितनी थी? क्या कह रहे हैं? आपने पहली रचना कब लिखी और आपकी उम्र क्या थी? और पहली रचना मैंने जो लिखी थी वो मैं बताऊं आपको, मैं कैरिकेचर बनाने का शौकीन हूँ। कैरिकेचर मैंने बनाए हैं। एक्चुअली मैंने हमें बचपन में हमेशा ये चीज सोची है कि आप अपने समय का सदुपयोग करो, चाहे वो क्रिकेट खेल के करो, बारीकियों को सीखने की कोशिश करो। हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ बारीकी होती है। जब आप उनको सीख लेते हैं तो जब भी आप कुछ करने की चेष्टा करते हैं, कुछ करने में सफल होते हैं। तो मैं जब भी कोई काम करता था तो उसमें ये सोचता था कि यार कुछ ना कुछ तो बारीक है, कुछ ना कुछ तो किसी के अंदर हुनर है जो यहाँ तक पहुंचा। तो रचना मैंने लिखी है, रचना मैंने बहुत पहले लिखी थी। आजकल तो मैं शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हूँ। और रचना मैंने लिखी होंगी सर, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ 1997 के बाद ही लिखनी शुरू की होंगी। और मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, और वो कविता ऐसी लिखी गई हैं कि वो मैंने एक कविता लिखी, मैं उसका शीर्षक नहीं बताता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। जो मैंने उस कविता में लिखा था वैसा ही मेरे साथ घटित हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार मैं नहीं, अब नहीं लिखता,
अब नहीं लिखूंगा। कभी जो मैंने वो कविता लिखी थी वो मैं बहुत कम लोगों को मैं सुनाई भी है, लेकिन मैं उसका शीर्षक कभी किसी को बताता नहीं हूँ। और वो उसको पढ़ने के बाद वो सोच लेते कि हाँ ये जब मैंने लिखी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। तो हुआ मेरे साथ, मैं एक्सीडेंट हुआ और मैं मौत के मुंह से निकल के आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो कविता जो मैंने जो पहली रचना लिखी थी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ 1997 और 2000 के बीच में लिखी। जी। और मैम सलोनी जी से भी सेम क्वेश्चन, आप अपने पहली रचना कब लिखी थी और किस उम्र से लिखी थी? मैं 10 साल की थी जब मैंने लिखना शुरू किया था, तभी हमने यहाँ शिफ्ट किया था 1978। तो जो भी दिमाग में आया हरियाली पे लिख दिया, और घर बना घर के ऊपर लिख दिया। और पहली फिलोसॉफिकल पोइम मैंने लिखी थी 12 साल की उम्र में। और पहला फिलोसॉफिकल आर्टिकल मैंने लिखा था 14 साल की उम्र में। मैं क्लासरूम में बैठी थी और मैंने पेड़ देखा एक, तो फ्री पीरियड था, तो उसको देखते देखते अपने आप ही मन में विचार आया कि इसकी रूट्स जो हैं वो छुटपन से मैंने कंपेयर किया, जो तना है उसको टीनेज से कंपेयर किया, एडोलेसेंस से, और जो शाखाएं हैं वो हमारी जिंदगी में आने वाले अलग अलग रास्ते हैं, और जो पत्ते हैं आ रहे हैं और झड़ रहे हैं वो हमसे मिलने और बिछड़ने वाले लोग हैं। तो ये हमारी जिंदगी के रास्ते में पत्ते तो आते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे लोग, लेकिन हमारा तना अगर स्ट्रांग है, हमारी फाउंडेशन, तो वो जिंदगी के झकझोरे तूफानों को बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये मैंने 14 साल की उम्र में ये मतलब थॉट मेरे अंदर आ गया था, तो ट्री ऑफ लाइफ, जीवन रूपी वृक्ष मैंने लिखा था। उसी तरह 12 साल की उम्र में जिंदगी के ऊपर एक गीत लिख दिया था छोटा सा, कि ये जिंदगी कभी जीना कभी मरना, ये क्या जिंदगी है। और फूलों कांटों से जड़ी, दुखों से भरी, कभी कभी फूलों की परी, ये क्या जिंदगी है। छुटपन किसी काम में समर्थ नहीं, बचपन में पढ़ाई हमें छोड़ती नहीं, जवानी में घर बार संभालो जहाँ कहीं, बुढ़ापे में क्या करो बैठकर कुछ भी नहीं, कर्मों की जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है। और किसी को सुख है किसी को दुख है, कोई हंसमुख है कोई कांटों के सम्मुख है, सुख दुख की जिंदगी है, ये क्या जिंदगी है। तो 12 साल की उम्र में मैंने ये सब लिखा था। मेरे स्कूल क्लासमेट्स को मेरी पोइट्री समझ नहीं आती थी, वो उनके सिर के ऊपर से जाती थी, सिर्फ मेरे टीचर समझ पाते थे। तो ये है मेरी अमेजिंग। सुनो जी, तो पहले मैंने चाय पी, मैं थोड़ा सा मैं पूछ नहीं पाया आपसे कि चाय सब लोग पी लें आप, तो मुझे अनुमति लेनी चाहिए थी कायदे से, तो लेकिन कोई बात नहीं। आपकी जो आपने लिखा कि मैंने पेड़ को देख के एक कविता लिखी, तो मैं आपको 6 लाइन सुना रहा हूँ अपनी, जो मैंने भी जो है ना बीज को देख के लिखा, और मैं कई बार उसको शेयर भी। मैंने बीज को देखा था, आपने पेड़ को देखा, मैंने बीज को देख करके लिखा। उसको मैंने शीर्षक दिया कविता को जीवन। बचपन अंकुर सा हरा भरा, बार बार सुनाता हूँ मैं ये बात, आपने सुनी भी होगी, क्योंकि आपने पेड़ को देख के लिखी है, मैंने बीज को लिख के और उसको कंपेयर जिंदगी से ही किया है। तो बचपन अंकुरित सा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित, बचपन अंकुरित सा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित, बुढ़ापा झुका सा पतझड़, बुढ़ापा झुका सा पतझड़। लास्ट की लाइन सुन लीजिए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लिए अप्लाई होता है। बुढ़ापा झुका सा पतझड़, और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितने दूर गया। पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितने दूर गया। और हकीकत भी यही है, एक दिन पत्ते को टूट जाना है और कहीं हमसे ओझल हो जाना है। ये सबकी जिंदगी में अप्लाई होता है। तो मैंने वो जो लाइनें लिखी हैं वो ऐसी लिखी हैं कि जो कम लिखी हैं, लेकिन लिखी सार्थक है। और मैंने कहा ना कि मैंने जो 2000 से पहले मैंने कविता लिखी थी, वो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। उसका शीर्षक मैं कभी बताता नहीं हूँ, शीर्षक लोग ही बताते हैं। दबे दबे पांव से आना, दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। दबे दबे पांव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना, पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई। सुनो जी, ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं क्यों आई थी क्यों चली गई, अभी तो डर लगता है, अभी तो डर लगता है। पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। आना, अवश्य आना, जब मैं उस पड़ाव में हूँ।
मुझे पता है कि वो आएगी एक दिन, गले से भी लगाएगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आना जरूर, अवश्य आना, लेकिन मैं जब अपनी पूरी जिंदगी के सारे काम खत्म कर लूं उसके बाद आना। मैं तेरे साथ चलूंगा और निश्चित रूप से चलूंगा। हाथ पकड़ेगी तो मैं हाथ पकड़ के चलूंगा। और फिर आगे लाइन लिखी है मैंने, इसी के बाद मैंने लिखा था, पल पल यूं बढ़ता गया, पल पल यूं बढ़ता गया, जीवन यूं घटता गया, पल पल यूं बढ़ता गया, जीवन यूं घटता गया। एक दिन लगा जो सोचने, एक दिन लगा जो सोचने, आखिर कारवां चल ही दिया कांधों का सहारा देकर। हमें ये लिखा एक गजल मैंने भी इसी पे लिखी थी कि है मुकद्दर का इंजन, जिंदगी की ये गाड़ी, लम्हा लम्हा डिब्बा डिब्बा खिंचता जाए रे, बढ़े उमरिया बढ़े तजुर्बा, बढ़े वजन तकलीफों का, बस फासला अंतिम मंजिल से घटता जाए रे। क्या बात है, बहुत गजब गजब जी गजब। आपने जो लिखा ना, डिब्बा बढ़ता बढ़ता जाए, दोबारा सुनाओ वाली लाइन, जो पहली लाइन है आपकी। है मुकद्दर का इंजन, जिंदगी की ये गाड़ी, लम्हा लम्हा डिब्बा डिब्बा खिंचता जाए रे, बड़े तजुर्बा बढ़े उमरिया, बड़े वजन तकलीफों का, बस फासला अंतिम मंजिल से घटता जाए रे। क्या बात है। ये तो पूरी आप गजल है। इसका तो पोस्टर बना के शेयर कर दो आप। हाँ जी, इसका तो पोस्टर बना के शेयर कर दो आप इंस्टाग्राम पे हो, नहीं हो? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे हो तो ये चीज इंस्टाग्राम पे शेयर करो आप। ये तो बहुत ही मुझे बड़ी इंस्टाग्राम पूरी तरह प्रॉब्लम होती है उसमें। जैसे मैंने कल वो चंद्रयान के ऊपर कविता लिख दी, एक फटाफट सबको भेजी, तो वो मतलब पूरी वो आ ही नहीं रही थी, फोटो करके डाल रही थी तो कभी ऊपर से कट हो रही है, कभी नीचे से वो कट। करना पड़ेगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। आप अपना राइट अप जो भी है आज से हमें सबमिट करेंगे, हम आपको बना देंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये शेयर करो, ये तो वीडियो चल रही है, ये जो आपने सुनाई है ना, 6 लाइन सुनाई है आपने, ये तो शेयर वीडियो ये तो बहुत आगे तक जानी चाहिए कायदे से। ये एक्चुअली में क्या पूरी गजल लिखी हुई है इसके ऊपर मैंने ये। चलो ये तो वक्त मिलेगा जब सुनेंगे बाद में, अभी क्वेश्चन करें आप, क्योंकि हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष सर से है। आपकी दिलचस्प लेखने की विशेषता क्या है? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना, जरा जोर से बोले आप क्या कहेंगे कि आपकी दिलचस्प लेखन विशेषता क्या है? विशेषता तो मेरी एक्चुअली में क्या है, विशेषता तो मेरे लिखने का तो माध्यम जो है ना, जो मैंने जिसमें मुझे प्रसिद्धि मिली है, वो तो जिसमें मैंने सुई से जो किताब लिखी है वो दर्पण छवि में लिखी है, और विशेषता तो यही है कि दर्पण छवि में किताब लिखी है, ठीक है, और अलग अलग तरीके से लिखी है, और 17 किताबें लिखी हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और हो सकता है आने वाले समय में लोग इस पर बहुत सारा काम करें, तो हो सकता है PhD करे कोई, हो सकता है लेखन करे इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये है कि बहुत सारे लोग, आज भी मैं देख रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात करने के लिए समय मांगा है, और कुछ लोगों ने तो मेरे नाम से, जैसे वो मुत्तु कुमारन जी हैं, उन्होंने अपनी कविता के अंदर मेरा नाम लिखा है, और ये पहली कविता नहीं है, तीसरी कविता है, इससे पहले 2 कविता और है जिसमें मेरा नाम लिखा गया, तो ये बड़े गर्व की बात है। हाँ हाँ, आपने भी लिखा था, राइट, मुझे याद आ गया, बिल्कुल मुझे याद है, मैंने कहा ना तीसरी है। एक पहले, सबसे पहले आप है, दूसरी जो है एक जयपुर से है, महिला बहन है हमारी, और एक अभी मुत्तु कुमारन जी ने लिखा है, उसको भी मैंने शेयर किया है। तो ये आपके लिए, आपके काम को आगे बढ़ाती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, ये चीजें हैं। और विशेषता, दूसरी विशेषता ये है कि मेरी हमेशा ये सोच रही है कि आप जो काम करो वो ऐसा काम करो जिसमें कम शब्दों में बड़ा मैसेज है। इसलिए मैं मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता हूँ, इसलिए मोटिवेशनल थॉट्स लिखता हूँ, ठीक है ना। लिखने को तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लिखने के लिए मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज लिख सकता हूँ। लेखनी तो मैं आप मेरे से अगर कहें, मेरे तो कोई अगर शर्त लगाया तो मैं 500 पेज की किताब भी लिख सकता हूँ, नहीं सही बता रहा हूँ आपको। लेकिन उसमें क्या लिखा जाएगा, उसमें चीजों को बहुत बारीकी से लिखा जाएगा, पात्र होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा करा जाएगा उसको। तो ये मुझे लगता है कि 500 पेज की किताब लिखना आज के टाइम में व्यर्थ है।
मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग सिलेबस की किताब नहीं पढ़ते हैं तो हमारी किताब पढ़ेगा कौन? पूरी दुनिया जो है मुट्ठी में है, मोबाइल में है, किंडल पे है, सब कुछ है। तो भाई ऐसा काम कर लो ना कि विशेषता ये होनी चाहिए कि कम से कम शब्दों में बड़ा सा बड़ा मैसेज दुनिया को जाए, और वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो शब्द किसी के काम आ जाए और उसकी जिंदगी में काम आ जाए और उसकी जिंदगी में बदलाव आ जाए। इससे बड़ा मैं अपनी जिंदगी में कुछ समझता नहीं, क्योंकि बहुत सारे पढ़ते हैं उनकी। अब जैसे सरोनी जी ने लिखा है अभी जो सुनाई है वो वाकई में तारीफ लायक है। डिब्बा डिब्बा और जो दूरी घटती जाए, और ये शब्द जब आते हैं, जब आप बहुत बहुत ये ना ये जो है ना, इसको आसानी से जो ऊपर से वेवलेंथ मिलती है ना, वेवलेंथ का मतलब जब आपके ऊपर आशीर्वाद होता है किसी का, जब ही लिखते हो आप, ऐसा नहीं लिख पाते हैं। सूरदास ने जब बरसाने में जब सूर सरावली लिखी थी, वो ब्लाइंड थे, आपको पता है ना बचपन से, लेकिन उनके पास था, उनके पास भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ था, उनको भगवान ने दिया, दर्शन दिया। जब दर्शन क्या दिए, उनको बताया कि अब आप देखो, भगवान कृष्ण को किसने देखा है? नहीं देखा था। राधा, माँ राधा को किसने देखा? किसी ने देखा? सिर्फ महसूस किया। अब जो भगवान कृष्ण को किसने देखा नहीं है, लेकिन उनके जो वस्त्र हैं, जो राधा रानी के वस्त्र हैं, भगवान कृष्ण के वस्त्र, वो कहाँ से आए? वो किसने सोचे? वो काले रंग के कैसे हैं? वो राधा सफेद रंग की, गोरा रंग है उनका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या हुआ होगा, ये वेवलेंथ है जो सूरदास ने अपनी सूरवली में, सूरदास की जो दोहे हैं उनमें उनको लिखा, और उसी से उन चीजों को हम लोग उसको अनुसरण करके उसकी वेशभूषा बना रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये वेवलेंथ होती हैं जो आपको आपके काम को बड़ा बनाती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। विशेषता हर एक आदमी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती हैं। कुछ ज्यादा करेक्टर लेके काम करता है, कुछ कम करेक्टर में काम करता है, कुछ देशभक्ति पे लिखता है, कुछ श्रृंगार पे लिखता है, कोई वीर रस पे लिखता है, कुछ अलग अलग उनके सबके अपने होते हैं। तो मेरा तो भाई ये है कि मैंने दर्पण छवि में किताबें लिखी हैं, और दूसरा मेरा ये है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बड़ा मैसेज दुनिया को चले जाए। ये मैं विशेषता अपनी रखना चाहता हूँ। सेम क्वेश्चन सलोनी मैम से भी, आपकी लेखन विशेषता क्या है? मैं वैसे तो हर टॉपिक पे लिखती हूँ जो भी मेरे दिल को छू जाए। कोई सभी टॉपिक्स पे लिखती हूँ, लाइक एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन। मेरे लाइफ के ऊपर, नेचर के ऊपर, म्यूजिक है, रोमांटिक है, सोशल इश्यूज, वर्ल्ड पीस, डिवोशनल, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, एनवायरमेंटल इश्यूज। और क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ तो न्यूट्रिशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, बच्चों के लिए, पैट्रियोटिज्म, कुछ भी मतलब जो दिल को छू जाए मेरे। और लाइफ और फिलॉसफी के ऊपर मेरी ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत गहरी सोच रखती हूँ। और मेरी पोइट्री की खासियत ये होती है कि मेरी हर रचना, मैं पोइट्री इंग्लिश में लिखती हूँ, हिंदी में पोइट्री, शायरी, गजल्स और सॉन्ग्स लिखती हूँ। और क्योंकि मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा है तो अपनी गजल्स और अपने सॉन्ग्स को खुद ही मैं धुन देती हूँ। तो उसका एक स्पेशलिटी ये है कि मेरी हर रचना फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी कोई ना कोई मैसेज जरूर देती है। इवन रोमांटिक में मैं आज के युवाओं को ये बताती हूँ कि जो ट्रू लव क्या है, वो फिजिकल अट्रैक्शन को लव ना समझे, व्हाट इज ट्रू लव, उसमें भी मैं ये पैगाम देने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा हर यही चीज है कि मतलब एक मैसेज जरूर जाए। जी सुनो जी, आपकी बात बड़ा करता हूँ मैं। अभी एक स्कूल में मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए गया, तो बच्चे कुछ शरारती होते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। लास्ट सेशन खत्म हो जाता है तो क्वेश्चन करते हैं। तो बिटिया भी बैठी थी, बेटे भी बैठे हुए थे। तो एक लड़के ने क्वेश्चन कर लिया, सर लव एंड लाइक में क्या फर्क है? इसमें लव और लाइक में क्या फर्क है? मैंने कहा यार क्वेश्चन कर लिया है तो जवाब देना बनता है। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जवाब देने, आपको आलो पे सडन क्वेश्चन पूछ लिया तो जवाब नहीं बनता है। आलो पे सडन क्योंकि पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बात आ जाती है। तो मैंने उससे बोला कि मैं अगर तू एक बगीचे में मैं तेरे को भेज रहा हूँ और मैं तुझे एक गुलाब के पेड़ के सामने खड़ा कर देता हूँ, और तू जो है उस पेड़ पे लगे हुए फूल को देख रहा है। मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन उसके सामने क्रिएट कर दी। अब मैं तुझे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, तू बगीचे में है, गुलाब के फूल के या किसी ऐसा फूल है जो तू देख रहा है। अब
तेरे को डिसाइड करना है कि यू लव इट और यू लाइक इट। वो थोड़ा अपना आप ही समझ गया थोड़ी देर में क्या लगा कि सर मैंने अगर फूल तोड़ लिया आई लाइक इट, और मैंने इसको फूल को नहीं तोड़ा आई लव इट। निश्चित यही है। लव में सैक्रिफाइस, लव में सैक्रिफाइस होता है। आपने वो समझ गया सर, क्या बात है सर, बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया। कुछ लोग पूछते हैं ज्ञान में और बुद्धि में क्या फर्क है, कुछ लोग पूछते हैं सर मेरा क्या है कि मैं घर से जाता हूँ तो मेरे से जो है मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ पढ़ाई में। तो मैंने उसको बताया कि कंसंट्रेट करने के लिए एक ही तरीका है बेटा, मोबाइल तो रख दो उठा के रख दो, ठीक है ना। बिल्कुल मोबाइल को तो लगा दो, उसको तो उठा के रख दो। जो अब देखो जरूरी भी है मोबाइल और अननेसेसरी भी जरूरी है। एडिक्ट मत बनो, यूज इट। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल आपको यूज कर रहा हो, आप मोबाइल को यूज करो, मोबाइल आपको यूज मत करे, ठीक है ना। आप जाओ देखो क्या हो रहा है दुनिया में, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन आप एडिक्ट मत बनो, पहली बात। दूसरी चीज, घर जाने के बाद आपको क्या होता होगा, यार अपने दोस्त को फोन करा, फोन पे फोन करा, हाँ यार पिक्चर देखने चल रहे हैं। आपने अपना स्कूल का काम 2 बजे पहुंचे, 2 घंटे 1-1.5 घंटे सो लिए, 4 बजे आपने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग बना ली पिक्चर देखने की, और पिक्चर भी आप पीवीआर में देखोगे, और जो आपके घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है। तो क्या होगा, आपने दिया 4 बजे का समय, 4 बजे आप 4 बजे दोगे नहीं, आप 3:30 बजे जो है ना उसका इंतजार में करना शुरू कर दोगे। 4 बज के वो 4:15 बजे तक आएगा, इंतजार में खड़े रहोगे, फिर 1-1.5 घंटे में वहां पहुंचोगे, जाम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पिक्चर देख के घर पे आ जाओगे। आपका जो टाइम है ना, जो यूटिलाइज जो करना था वो आपने अपना खत्म कर दिया। कंसंट्रेट कहाँ हुआ, कहीं भी नहीं हुआ आपने। 30% 20 का रेशियो है। 80% तो आपको जो अपना जो यूटिलाइज सर वो आपने सोचने में, फोन करने में, रास्ते में, जाम में, पिक्चर में, खाना खाने में, जो आपको पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपका टाइम भी खर्च हो रहा है। आप अगले दिन की चिंता हो रही है कि सर 2 बजे में घर आया, घर का कल का होमवर्क मेरा रह गया वो पेंडिंग, वो कब करोगे आप। मैंने कहा बेटा इसको 10%, 20-80 का है ना, इसको 30% करो, उसे 70% करो, इधर 40 करो, उसको 60 करो, उसको 50 करो, उसको 50 करो, उसको 60 करो, उसको 40 करो। कहने में सर समझ में आया, बिल्कुल आपकी बात सही है, हम करते ही ऐसा है। उसने अपने मुंह से कहा कि मैं घर जाऊंगा, इंटर का स्टूडेंट था वो, कि जाते ही मैं मम्मी खाना बना के मैं घर पे जाऊंगा, खाना खाऊंगा, उसके बाद जो है वो थोड़ा लेट जाऊंगा, उसके बाद व्हाट्सएप देखूंगा, पिक्चर बनाने प्रोग्राम बना लूंगा, या फिर गपशप होगी शाम को। तो वो जो है ना, फिर वो एक्चुअली में क्या है, आदमी का जो दिमाग है ना वो उन्हीं चीजों में घूमता रहता है, किताबों में लगता ही नहीं है। तो मैंने उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी, कहना सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारी जो एक्टिविटीज है ना, तो किताबों के प्रति तो है नहीं, समर्पण है ही नहीं। हमारी एक्टिविटीज यार दोस्तों में खाना खाना और पिक्चर देखने में ही है, तो या फिर अगर घर में मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, 8-10 चक्कर जो है ना वो घूम लगातार चक्कर लगा रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं, इनको अपना वेस्ट मत करो यार, ये जब समय निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस समय को यूटिलाइज करो, आने वाला समय आपका और बेहतरीन हो जाएगा। जी मैं लव और लाइक का एक एग्जांपल दूंगी। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको मीट, दे लाइक मीट सो दे ईट इट, बट इफ दे लव एनिमल्स दे विल नॉट ईट मीट। ये फर्क है लव और लाइक में। हाँ जी बात जी जी सर। सर अगला सवाल सर से है, आपको लेखन में कितना समय लगता है, और आपके लिखते समय आपका वास्तविक जीवन का कार्य शेड्यूल कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेखन का समय मेरा जो होता है वो जो होता है, मैं बिल्कुल आइसोलेटेड होता हूँ, और मैं कहीं बिल्कुल डिस्टर्बेंस चाहता ही नहीं हूँ। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे भी जो है मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हूँ, और एकांत में मेरा होता है। मेरा अपना एक अलग कमरा है, वहीं बैठ कर रहा हूँ। तो उनको बताया कि अगर पापा वहाँ बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ को बताया कि मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं वो बैठ के, तो कुछ ना कुछ बेकार नहीं कर रहे। अब सिचुएशन है, पहले आज से 20 साल पहले तो ये लगता था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज अगर बैठा हुआ काम कर रहा हूँ तो पता है कि कुछ फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ, निश्चित रूप से फलदायी काम कर रहा हूँ, ये तो पता लग गया उनको। इतना सारा काम हो गया, इतने जब मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरी वाइफ जाती है, मेरे बच्चे जाते हैं, तो बच्चे सेल्फी लेते हैं, तो पता तो लग गया कि पापा बढ़िया काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से। और बड़ा अच्छा भी लगता है जब वाइफ खड़ी हो, बच्चे खड़े हो, बिटिया खड़ी हो, और वो सब देखें। ऐसा हुआ है, बहुत सारे फंक्शंस में हुआ है
तो अब ये हो गया है कि आइसोलेटेड हूँ, लेकिन ये भी पता लग गया घर में कि सब लोग कि पापा अच्छा ही काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन ये था कि कितना समय देते हैं। समय 24 ही घंटे, 24 ही है। 24 घंटे में से कुछ ना कुछ तो समय निकालना ही होता है, क्योंकि आपको इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। आपका समर्पण होना बहुत जरूरी है। आपका समर्पण नहीं होगा तो कहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे, ये भी डिसाइड करना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपका पैशन थोड़ी भी, आपका पैशन हो सकता है इसको आप प्रोफेशन में तब्दील कर लें, ठीक है ना। तो वक्त का कुछ पता नहीं है क्या हो जाए। आपका काम है प्रयास करना, हम प्रयास करते हैं और शेड्यूल में से कुछ ना कुछ 24 घंटे में से 1 घंटा तो निकालते ही निकालते हैं। अभी आपका है, अभी आपका लाइव चल रहा है, इसके बाद अगले लाइव की तैयारी चल रही है। मुंबई से एक लड़की है, वो मेरे से अभी बात करने वाली है। और इस लाइव जो है ना, इस लाइव से पहले अभी 3 तारीख का लाइव है, उससे पहले और 2-3 लाइव और हैं। वो यही पूछ रहे हैं कि भाई म्यूजिक कब समय दे रहे हो आप हमें। भाई समय समय है, उसके पास समय है। आप पूछो किताब कौन कौन सी लिखी है, हम बताने को तैयार हैं। जी जी सर, लोनी मैम से भी सेम सवाल है, आपको लिखने में कितना समय लगता है और लिखते समय आपका वास्तविक जीवन का कार्य शेड्यूल कैसा होता है? कोई समय नहीं लगता मेरा। जो लिखने का वो है, मैंने कभी सोच के नहीं लिखती मैं। मेरा अपने आप जो दिमाग में आता है, जब आता है, उठते बैठते खाते पीते नहाते ट्रैवल करते वक्त मेरी सारी कॉम्पोजिशंस अपने आप होती हैं। मैंने कभी बैठ के नहीं लिखा है, तो मेरा शेड्यूल ऑब्वियसली डिस्टर्ब नहीं होता। मैंने बहुत सी पोइम्स, दिल्ली जॉब करती थी, 2 घंटे लगते थे वन वे, तो बस में बहुत सारी कंपोज की, वो रट लेती थी कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि खड़े होके अगर आप जा रहे हो तो आप कहाँ लिखोगे। फटाफट जाके लिख लिया। और अगर बॉस ने बुला लिया, शाम तक बिजी हो गए, तो कई बार दिमाग से उड़ भी गई हैं मेरी कुछ पोइम्स। रात को सोते वक्त लेटी, दिमाग में कुछ आ गया, फटाफट उठ के लिख दिया। फिर लेटी, फिर आ गया। एक बार ऐसा हुआ कि एक गजल, एक शेर आया दिमाग में, सब सोए हुए थे, मेरी बहन उसी वक्त सोने गई थी, उठा लिख लिया। क्या हुआ तुझे? मैंने कहा एक शेर आ गया था दिमाग में। फिर सोने गई, फिर उसके आगे दूसरा फिर आ गया, फिर उठी, फिर गई, फिर लेटी, अच्छा अब तो सोती हूँ, फिर आ गया तीसरा। फिर कहते तो क्या कर रही है? मैंने कहा आते जा रहे हैं तो मैं क्या करूं, मुझे लिखना है, मैं भूल जाऊंगी मैं। कई मैंने पूरे पूरे सॉन्ग मैंने नहाते वक्त कंपोज हुए हैं मेरे कई। अब 9/11 पे मैंने पोइम लिखी थी जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई थी, वो मैं छत पर बैठी हुई थी, ऐसे ही थोड़ा रेस्ट कर रही थी, तो आसमान में प्लेन जाते हुए देखा, ख्याल आया वर्ड, 2 दिन पहले हुआ था हादसा, कुछ वर्सेस आ गए दिमाग में, आगे दिमाग बंद, मैंने रख दिया लिख कर। दूसरे दिन फिर छत पे बैठी हुई थी, धूप सेक रहे थे, विंटर्स का दिन, वो विंटर्स तो नहीं, सितंबर था, तो फिर और वर्सेस आए, कंप्लीट हो गई पोइम, उस तरह से हुआ। कई बार मैंने ऑफिस से बस स्टॉप तक जाते हुए, अब एक शेर लिखा था, वो मुझे याद है अभी भी, कि नमक का महत्व हर कोई जानता है, खाने में क्या होता है, तो नमक बहुतों के लिए दिलो जान होता है, कोई जख्मों से भी पूछ के देखे नमक क्या होता है। तो ये शेर मैंने ऑफिस से बस स्टॉप तक जाते हुए लिखा था। तो मेरे खाते पीते। अब मुझे एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। आपका मकान जो है उसके अंदर मुझे अब आना पड़ेगा, अभी मुझे जो बालकनी भी देखनी पड़ेगी, आपकी छत भी देखनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई वेवलेंथ तो नहीं है जो आपको इतनी शायरी और इतनी सब चीजें आती हैं। ये हो जाता है। मैंने बताया ना, मेरे जो 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तो मैंने उनका जो एल्बर्ट आइंस्टीन का आपको बताया था। तो ये चीजें जो है ना, ये अचानक आलों पे सड़ आती हैं, ये अचानक आती है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये वो चीजें आते हैं। हाँ, अचानक आती है। और जो मैं गाने, हाँ, जो मैं गाने और गजलें कंपोज करती हूँ ना, वो भी ऐसा नहीं करती कि मैं बैठूं पहले लिखूं फिर धुन दूं, वो धुन के साथ ही कंपोज होती हैं मेरी। वर्डिंग दिमाग में, वर्ड्स और धुन इकट्ठी ही आती हैं, तो ये अपने आप ही होता है। तो मेरा कोई अलग से समय नहीं मुझे लगाना पड़ता, एक्सेप्ट कि मैं जब लिख ली हूँ उसको बस खत्म, दैट्स ऑल। चलो तुम लोग जब जल्दी सेशन पूरा करो, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम मेरे यहाँ होने वाली है। जी सर। सर, आपका लेखन स्थान कैसा होता है? आपका सराउंडिंग कैसा होता है जब आप लिखते हैं?
दोबारा क्वेश्चन करें प्लीज। सर आवाज आ रही है? आवाज कटी है, मेरी भी कटी है क्योंकि डाटा पूरा हो गया। सर आवाज आ रही है? मैं दोबारा जुड़ता हूँ अभी मैं, ठीक है ना? जी वेट सर। कीजिएगा। जी सलोनी मैम, आप हाँ जी। अपना लेखन स्थान का वर्णन कीजिए। आपने मेंशन किया, फिर भी आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे कि आप कैसे स्थान पे लिखते हो? मेरे हिसाब से मेरा लेखन स्थान सिर्फ मेरा दिमाग है, जी क्योंकि जो भी होता है यहीं पे ही होता है। और या फिर मेरी डायरी भी नहीं होती, कई बार तो मैं कागज के टुकड़ों पर, कभी कभी हाथ के ऊपर लिख देना पड़ता है। अब पर्स से पेन निकाला, रास्ते में मार्केट में हूँ, गाड़ी में, एक बार पापा को फिजियोथेरेपी के लिए ले जाती थी मैं, तो मैंने वहीं मतलब 10 दिन तक गए थे, तो वहां मैं बाहर वेट करती थी गाड़ी में, वक्त काट रही हूँ, वक्त दिमाग में बैठ गया, बस वक्त के ऊपर कविता लिखती वहीं बैठे बैठे। अब वहां पे गाड़ी में ना कागज है ना कुछ है, हाथ पे लिखती है 2 3 4 5 लाइनें जो आई, घर जाके कर दिया, दूसरे काम में बिजी हो गए, दूसरे दिन फिर गए फिजियोथेरेपी, फिर उसके आगे लिख दिया हाथ पे फिर। तो इस तरह से यही है मेरा लेखन स्थान, मतलब एनीथिंग एवरीवेयर एनीवेयर, बस दिमाग ही है लेखन स्थान मेरा। जी मैम। मैम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी और क्या उपलब्धियां है? मेरी उपलब्धियां हैं कि एक तो मेरा जो मैंने न्यूट्रिशन और हेल्थ में काम किया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, उसमें तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में काफी पार्टिसिपेट किया है। और जी मेरे आर्टिकल्स एजुकेशन पर, पेरेंटिंग पर, स्ट्रेस पर, हेल्थ और न्यूट्रिशन पर, आर्ट पर भी, बल्कि जी हिंदुस्तान टाइम्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में काफी पब्लिश हुए हैं। हेल्थ एक्शन, ओपन लर्निंग, द जी प्राइमरी टीचर, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें। अब जैसे गज कामिनी एक मूवी आई थी MF हुसैन की, जी तो काफी लोग उसे नहीं समझ पाए थे, बस बट एज एन आर्टिस्ट एंड पोइट मुझे वो एकदम A to Z समझ में आई। तो मैंने उसका पूरा विश्लेषण करके दैनिक जागरण सिटी प्लस में उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने वो किया था, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर। और बाकी जहाँ तक पोइट्री वगैरह का सवाल है, तो एक तो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं 2, इंग्लिश है इकोज ऑफ साइलेंस सलोनी चावला, जिसमें मेरी इंग्लिश पोइट्री है। दूसरा है खामोशी की गूंज सलोनी चावला, जिससे मेरी हिंदी पोइट्री, शायरी, गजल्स और सॉन्ग्स हैं, जिसमें मैं अपनी धुन देती हूँ। और इसके अलावा मेरे 4 रेडियो स्टेशंस पर इंटरव्यूज हो चुके हैं। रेडियो बूज गुड़गांव, रेडियो महारानी फरीदाबाद, रेडियो मानव रचना 107.8 FM, रेडियो NGF 90.4 FM। इसमें बिल्कुल। मेरी पोइट्री, शायरी के इंटरव्यूज भी हुए हैं, और हेल्थ, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी हुए हैं। जी एग्जामिनेशन, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन चिल्ड्रन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इफेक्ट्स ऑन डाइजेशन। और पहचान फरीदाबाद न्यूज चैनल और किन्नौर अब तक न्यूज चैनल में मेरे इंटरव्यूज हुए हैं। जी इसके अलावा मैंने काफी सारी पोइट्री ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर क्या कहते हैं, उनके कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, उसमें काफी प्राइजेस मैंने लिए हैं। और फिर यूट्यूब शोज, फेसबुक शोज होते रहते हैं। फिर इसके अलावा जो मेरा क्या कहते हैं, एक मिनट, जो पब्लिकेशंस है मेरी, काफी सारी हुई हैं, जो पहले तो मैंने बताई। बाकी जो अभी पोइट्री की जो रिसेंट हुई हैं, स्कूल मैगजीन में छपती थी, जॉब में मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी, बट अब 3 4 साल से ज्यादा ध्यान दे रही हूँ पोइट्री की तरफ। तो हिंदुस्तान टाइम्स में काफी आर्टिकल्स, पोइम्स हुई हैं। इंडिया केसरी वीकेंड, इम्प्रेसिव टाइम्स, युग जागरण, अमृत राजस्थान, दबंग हरियाणा, आगाज, विंग्स टू फ्लाई, डायडैक्टिक जेरीमेड, जयपुर नामा, समाचार पत्र, दस्तक प्रभात, साहित्य 24,
फिर न्यूज़ पोर्टल्स हैं, हरियाणा भास्कर, हिंदुस्तान अब तक न्यूज़, देश आज तक, कल छपी हैं मेरी 2, वो चंद्रयान के ऊपर जो मैंने लिखी। रिवांचल टाइम्स, नेशनल प्रहरी न्यूज़, साहित्य आजकल, दिन न्यूज़, पंजाब ट्रिब्यून, जगत दर्शन न्यूज़, साहित्य संसार, और भी हैं। न्यूज़ एनसीआर में मैं रेगुलर कॉलमनिस्ट रही कुछ टाइम तक। डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका नाम काफी हुआ था कोरोना के टाइम, निमोनिया से खत्म हो गए थे लेकिन सबको वो किया, तो उनकी वो श्रद्धांजलि कविता मैंने लिखी थी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जहाँ के वो चेयरमैन थे, उनकी न्यूज़लेटर में छपी थी, और वो एक ही दिन 6 न्यूज़ पोर्टल्स पर छपी थी वो मेरी पोइम। उसके अलावा फिर मुझे जो अवार्ड्स मिले हैं भगवान की दया से, मैंने हेल्थ एजुकेशन में काफी काम किया है। 25 साल एनसीईआरटी में रिसर्च प्रोजेक्ट था नेशन वाइड हेल्थ एजुकेशन का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में एज ए डाइटिशियन थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में मैंने हेल्थ एजुकेशन पर किताबें लिखती थी। फिर मेरी ये रेडियो इंटरव्यूज भी हेल्थ के ऊपर रहे हैं, और इकोज ऑफ साइलेंस जो मेरी किताब भी है और चैनल भी, इसमें मेरी 95% पॉइंट्स जो हैं वो हेल्थ के ऊपर हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, इमोशनल हेल्थ के ऊपर। तो इन सब को देखते हुए वर्ल्ड पीस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने मुझे ऑनरी डॉक्टरेट इन हेल्थ एजुकेशन से नवाजा है अभी मार्च में। और 9/11 पे जो मैंने पोइम लिखी थी, जो पहली पोइम, अच्छा ये जो मैंने हेल्थ एजुकेशन का बता रही थी, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में भी आई वाज द फर्स्ट वन टू राइट आर्टिकल्स ऑन स्ट्रेस। उसके बाद फिर उन्होंने काफी उसके ऊपर किया, तो काफी बड़ा कवरेज दिया था एजुकेशन, स्ट्रेस एंड चिल्ड्रन के ऊपर। पर ये जो मैंने 9/11 पर पोइम लिखी और वर्ल्ड पीस पर, उसके लिए मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन से इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर अवार्ड मिला। इसके अलावा श्री सत्येंद्र फाउंडेशन टॉप पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्लोबल पीस अवार्ड, अखंड भारत सम्मान, काव्य श्री हिंदुस्तान सम्मान फ्रॉम श्री हिंदुस्तान अंतरराष्ट्रीय साहित्य समूह। इनका नाम इतना लंबा है, मैं हमेशा फंबल कर जाती हूँ। और बहुत ज्यादा है। राष्ट्रीय साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, कबीर कोहिनूर पुरस्कार, और अखिल भारतीय काव्य शिरोमणि सम्मान, अंतरराष्ट्रीय नारी चेतना सम्मान, और ये जो इंटरनेशनल विमेन्स डे था तब महिला रत्न सम्मान, विमेन अचीवर अवार्ड्स, और ग्लोबल पीस अर्थ प्रोटेक्शन अवार्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन से अंतरराष्ट्रीय कला एवं साहित्य सम्मान, पर्यावरण रक्षक सम्मान। मेरी एक पोइम है पापा की ममता, जिसे बेस्ट एंट्रीज अवार्ड मिला है, बेस्ट पोएटेस ऑफ द ईयर। और लेटेस्ट मुझे मिला है मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान फ्रॉम भावना कला एवं साहित्य फाउंडेशन। और मेरी 4 किताबें, मैंने 20 एंथोलॉजीज में कम से कम को ऑथर की तरह काम किए जो पब्लिश हुई हैं, और मैंने 4 किताबें पब्लिश की हैं, जो एक तो है मेरी हिंदी कविताओं की खामोशी की गूंज, मेरी हिंदी कविताएं, इसको अभी हिंदी गौरव सम्मान मिला है। और फिर मेरी है शायरी की बंद होठों की जुबान, मेरी शायरी और गजलें। फिर है मेरी गीतों की धरती से अंबर तक मेरे अपने गीत। और एक है मेरी इंग्लिश पोइट्री की इकोज ऑफ साइलेंस, माय इंग्लिश पोइट्री। इसमें मेरे कुछ हेल्थ के आर्टिकल्स हैं और पोइट्री के अलावा कुछ अपनी स्केचिंग्स भी हैं। तो 2 पोइम्स मेरी, और ये जो जितने भी टाइटल्स हैं मेरी बुक्स के और कवर डिजाइन, ये मैंने खुद वो किया है डिजाइन, खुद ही टाइटल्स मैंने 20 साल से सोच रखे थे कि अगर कभी भगवान ने छपवाई तो मैं ये टाइटल दूंगी,
और 2 पोइम्स मेरी एक्चुअली गोल्डन, में क्या है, नेट की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछो प्लीज। मैं थोड़ा हाँ मेरे जी, पास वो थोड़ा कम है, मेरी गोल्डन बुक क्योंकि ऑफ ये सलोनी रिकॉर्ड्स जी जो में कुछ गई सुना रही है, है कल भी मैंने सुन लिया सारा ये प्लीज तो बाद में थोड़ा डिस्कस करें इसके बारे में। नशा और धरती का। बस बाकी जज के लिए किया मुझे, और काफी जूम कवि सम्मेलन में मिला मुझे, और अभी आपने मुझे एक ऑनर दिया है जज बनने का इंटरनेशनल कंपटीशन में। यही है मेरी अचीवमेंट, सारी उपलब्धियां बता दी मैंने। जी जी, शुक्रिया मैम। सर पीयूष सर से एक सवाल, सर आपकी और क्या उपलब्धियां हैं? उपलब्धियां मेरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत कम गिनाऊंगा। मैं इतनी सारी उपलब्धियां नहीं गिनाऊंगा, जी क्योंकि जग जाहिर है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि मैंने 17 किताबें लिखी, पहली। दूसरी, सुई से किताब लिखी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी भागवत गीता लिखने का सौभाग्य मिला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जब मैंने भागवत गीता उल्टी लिख दी, उसके बाद मुझे मंच मिला, और जब मैंने सुई से किताब लिखी तो मुझे गूगल मिल गया। और आजकल मैं जितने भी सर्च इंजन है, चैट जीपीटी है, या जितने भी सर्च इंजन है, तो अलग अलग सर्च करोगे तो आपको अलग अलग, जी तो ये सारी 17 किताबें लिख दी, ये बड़ी बात है। बहुत सारे अवार्ड मेरे को मिले हैं, जो लिस्ट है मेरे पास, मैं लिस्ट वो मेरे नाम अभी कब पूछेंगे तो मैं भविष्य में बता दूंगा आपको, बहुत सारे हैं अभी। और सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आप मंच पे आते हो, मंच पे आपका लोग आप सम्मान करते हैं, और 3 किताबें म्यूजियम में रखी गई हैं, इससे बड़ा क्या सम्मान है। और जी इससे सबसे बड़ा सम्मान ये है कि आदमी जब सफल हो जाता है, जब जिस दिन मैं जो है ना, जिस दिन मैंने पहले ऑटोग्राफ साइन किया था, जिस दिन मेरे से किसी ने सेल्फी ली थी मेरे साथ, तो इससे बड़ा सम्मान मेरी जिंदगी में अब तक नहीं मिला। यही मेरे लिए सम्मान है। आपको पता है अभी OMG, मेरा इंडिया, PTI, ABP न्यूज, सब पे टेलीकास्ट हो रहा है। घर पे आ रहे हैं लोग देखने के लिए, मैं खुद भी शेयर कर चुका हूँ। हाँ, आ रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं, उसको पता लग रहा है उन लोगों को। और मेरे से कई बार मेरे एक मित्र हैं, उनका बेटा SSP है, तो उन्होंने अपने बेटे को बताया होगा, तो भी आया था, वो कहने लगा वो किताब दिखानी है, कैसे कैसे लिखी है। वो एक्चुअली में क्यूरियोसिटी है, एक अंदर से उनकी भावना है कि कोई आदमी सुई से भी किताब लिख सकता है। यही क्यूरियोसिटी लिए मेरे लिए बड़ा सम्मान है कि वो मेरे घर पर आके मेरे से बात कर रहे हैं, मेरे से पूछ रहे हैं। अब यार PTI आपके घर पर आके इंटरव्यू ले रही है, OMG ये मेरा इंडिया आपके घर पर आके इंटरव्यू ले रही है, ABP न्यूज इंटरव्यू ले रही है। लोकसभा चैनल का जो टीवी लोकसभा चैनल है, सन 2016 में 15 मिनट का 10-15 मिनट का प्रोग्राम था, और वो 3-4 बार टेलीकास्ट हुआ। और लड़की वो इंदौर की थी, उसका नाम था पूजा नाम था, वो मेरे घर में इंटरव्यू लेने आई थी, और बड़े तसल्ली। एक्चुअली में क्या है, इनकी टीम होती है, जब आप टीवी पे आते हो तो विशेष रूप से कि बात तो बनती ही है, इसमें कोई दो है नहीं। अगला क्वेश्चन जल्दी से। अगला क्वेश्चन हाँ आपसे है, आपको आपके परिवार आपके लेखन के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे परिवार के लोग, मैं शुरू में तो ऐसे ही समझते थे कि यार ये क्या करता है। जो भी मैं काम करता था चुपके से करता था, किसी को बिना बताए। लेकिन जब अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मैंने बोला ना, अब उनको पता है कि पापा अच्छा ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब उनको पता है, उनको भरोसा हो गया है कि पापा जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वाइफ को पता है कि मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो अब वो मेरे को समझ लेते हैं, ठीक है ना। और 56 साल के हो गए हैं, 2 साल रिटायरमेंट के बचे हुए हैं, तो अब वो किताबें ही मेरी पहली किताबें मेरी मित्र भी है, ये ध्यान रखना। मेरे पास कम से कम 2,500-3 हज़ार किताबें हैं, मेरी अपनी एक किताबों की अपनी एक लाइब्रेरी है। तो मुझे पता है कि मेरा मैंने कहा ना प्रेम है साहित्य से, तो मुझे पता है कि सच्ची मित्र कौन है, किताबें ही है। समय को अगर यूटिलाइज करना, मित्र भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किताबों से पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मजबूत बनाती है। तो मेरा परिवार सहयोग करता है, पूर्ण रूप से सहयोग। सर आपसे अगला सवाल पूछते हैं, आपकी अगली किताब किस बारे में हो सकता है? अगली किताब मेरी किताब जो है शॉर्ट स्टोरीज के रूप में आने वाली है। और मैंने बोला ना कि मेरी जो किताब है एक मैगजीन है, ये मैगजीन में मेरी शॉर्ट स्टोरीज पिछले मार्च से छप रही है, 2022 से। इसमें मेरी शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, और शॉर्ट स्टोरीज ये देखिए,
ये छोटी स्टोरीज है, तरीके आपने जी सर। ढूंढना है, देखना है आप, ठीक है ना। जी इसकी जी। मैं जो है ना इसकी जो ये वो क्या बोलते हैं PDF आती है, मैं शेयर करता हूँ सब लोगों को। तो आजकल मैं इस पे लिख रहा हूँ, और जो मैंने बताया ना कि मैं कम शब्दों में बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ। तो अभी ये 25-30, जिस दिन 25-30 हो जाएंगी उस दिन एक किताब के रूप में आपके सामने होंगी, पूरी दुनिया के सामने होंगी, और ये किताब बिल्कुल अलग तरह की होगी। ये बाइलिंगुअल होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपेगी, और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ऐसा प्लान कर रहा हूँ, मैंने पहले भी शेयर किया इस बारे में। तो वो किताब जो है ना बहुत अच्छी तरह से आने वाली है, और उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, राइटर ने बहुत अच्छा काम किया है। जी सर, आपसे अगला सवाल, आप किस उम्र के लोगों के लिए लिखते हैं? किस उम्र के लोगों के लिए लिखते हैं? मैं बेसिकली मैं एक्चुअली में क्या है, अब्दुल कलाम साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। सचिन तेंदुलकर को देखा है, लता मंगेशकर को जी सुना है, अमिताभ बच्चन को, क्योंकि उनको देख करके ये आपके अंदर कुछ बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। तो मुझे लगा कि इस देश का जो यूथ है ना वो बहुत काम का है, और आप यूथ के लिए ही लिखो, क्योंकि मैं स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो बहुत सारी चीजें वहां मुझे सीखने को मिलती है कि उन बच्चों को गाँव के परिवेश में पड़े हुए हैं, उन लोगों के पास ज्ञान तो है, लेकिन उनको उनको ये नहीं पता, उनको उनकी जो दिशा है वो दिशा डिसाइड कराने वाला कोई नहीं है। अब दिशा से वो आपकी दशा डिसाइड होती है, जब उनकी दिशा बिगड़ जाएगी तो दशा अपना आप बिगड़ जाएगी, समझ गए ना। तो मैंने ये महसूस किया है कि इस हिंदुस्तान के यूथ पे काम करो आप हिंदुस्तान के यूथ पे काम करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो है यूथ के ऊपर ज़्यादा फोकस है, और मैं मोटिवेशन का काम जो करता हूँ वो यूथ के लिए ही करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस देश का भविष्य यूथ के हाथ में है। अभी मुझे लगता है कोई नेट की प्रॉब्लम शायद, हम लोग दोनों बैठे सही बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नेट की प्रॉब्लम है। क्यों सलोनी जी, ऐसा ही है ना? हाँ, नेट का प्रॉब्लम तो। हाँ, नेट का प्रॉब्लम चलता ही है, मौसम भी खराब है, बहुत दूर बैठे हुए हैं आप, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अच्छी तरह से अगर चैनल लाइव से हो जाए तो फिर बढ़िया बात होती है ना, लेकिन ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है, कहीं ना कुछ तो रुकावटें आती हैं और जब बड़ा काम करते हैं तो रुकावटें निश्चित रूप से आती हैं। ये बात तो है। हाँ, वो आसानी से नहीं होता, वो आपको परीक्षा लेता है आपकी, वो परीक्षा में पास होना, एक पास होना 98% लेके, एक 60% लेके, एक ग्रेस लेके पास होना। तो भाई हम तो 98% वाले पास होना चाहते हैं, हम ग्रेस लेके तो नहीं पास होना चाहते हैं, ना 60 वाले हैं। ज्ञान के नेट को अभी सलोनी जी, मैं एक्चुअली में क्या है, मैंने जो है ना अपनी वीडियो मैंने आपको भेजी है, आपके पास भी भेजी है, 2 वीडियो भेजी थी मैंने आपके पास, एक तो देखिए आपने? देखी थी, एक कल मैं वो उस चंद्रयान के चक्कर में वो मैंने शुरू की, फिर मैंने कहा बाद में देखती हूँ, फिर दिमाग से उड़ गया, आज देखूंगी मैं। वो मैंने वीडियो डाल दी है, मैंने शेयर करी है, फिर उसमें भी स्टेटस पे डाल दी, तो बहुत लोगों के फोन सुबह आ रहे हैं। एक महिला है, कलकत्ता से है, और उन्होंने कम से कम 15 मिनट बात करी, तो मेरे से पूछने लगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ ये है कहने लगा वो चार्ट बना के भेज दो आपका मैंने भेजो आप चार्ट बना के बड़ी अच्छी बात है। अब ये जब इनका ये नेट नहीं चल रहा तो रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही होगी, निश्चित रूप से हो रही होगी, ये रिकॉर्डिंग का एक व्यवधान है, रिकॉर्डिंग तो हो रही होगी, लेकिन ये मसला गंभीर है, ये होना नहीं चाहिए। हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी अब जो है ना उसमें बंद डिब्बे में चली जाएगी, क्योंकि जब चीज बढ़िया नहीं होगी तो मैंने एक गीत लिखा था कि 7 फेरे, कि मैंने तो अभी तक है मैंने सुना है, मुझे याद आ रहा है आपने, हाँ मैंने सुना है, ये सुना आपने बहुत पहले किसी ओपन माइक में ये सुनाया है। कहाँ सुना है? नहीं सुना है आपने? नहीं, मैं बताती आपने मुझे लगा, हाँ नहीं, सुनो, थोड़ा सा याद आ जाएगा।
इसका था कि मैंने अभी तक शादी नहीं की, लेकिन मैं प्रेम विवाह किससे करना चाहती हूँ और कैसी शादी करना बिल्कुल चाहती निश्चित हूँ। रूप से याद आ गया, आपने सुना है, ये बिल्कुल सुना है, याद आ गया सरगम मुझे। तभी तो के मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कल परसों। सरगम के सात स्वरों से मैं ले लूंगी फेरे याद आ गया, साथ, आपने सुना है। रहेगा मेरा स्वर साथ साथ, जन्म जन्म का साथ। मंगल सूत्र हो सप्तक का मंत्र, मध्यम तीव्र की लड़ियां तीन, वही बने पहचान मेरी, वही करे जीवन रंगीन, वही मीत वही मेरा साथी, हो सुख दुख दिन या रात, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ। तान का मैं सिंदूर लगा लूं, रागों से कर लूं सिंगार, जुल्फों में किसी धुन का कचरा महकाए मेरा संसार, हाथों से तानपुरे की कभी न छूटे मेरा हाथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ। नैनों में आलाप का कजरा, ताल बने दिल की धड़कन, हर आरो अवरों से चले मेरी सांस, चले मेरा तन मन, गीतों की मुलायम मरहम चुन लेगी हर आघात, रहेगा मेरा स्वर सरगम से सात जन्म का साथ। सरगम के सात स्वरों से मैं ले लूंगी फेरे साथ, रहेगा मेरा स्वर सरगम से जन्म जन्म का साथ। ये थी, मैं संगीत सुहागन बनना चाहती हूँ, उसी का मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ, सप्तक का। आपने लिखी है ना, गजब लिखी है। थैंक यू। अब नहीं, मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ, मेरे मन में बताऊँ अब क्या है, मेरे मन में ये आ रहा है कि हमारी सरकार कहाँ सोई हुई है यार। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, किसको बताएं अपने टैलेंट, किसको दिखाएं, किसको बताएं कि हम इतने टैलेंटेड हैं, हमारे साथ अन्याय क्यों। बेसिकली आपके लिए मैं कर रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ ये बात। इतना सारा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, किसको बताएं, किससे कहें जा करके। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ हम लोग जो है ना अभिन्न भी है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, कहाँ पे हमने नॉमिनेशन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये भी बड़ी एक समस्या है। लोग प्यार के ऊपर बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। अभी एक मैं कि आप पे कोई विषय ऐसा छुटा हुआ है जो जिसको आप लिखना चाहती हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका कोई ना कोई विषय तो आपने सारे ले लिए होंगे। आपने जो है अमेरिका में जो हर्ष हुआ उस पर भी लिख दिया है, चंद्रयान पे भी लिख दिया है, प्यार पे भी लिख दिया, पिताजी पे भी लिख दिया है, संगीत पे भी लिख दिया है, और आपने तो कोई ना कोई एक ऐसा विषय कोई ना कोई बचा होगा जिसपे भी आप लिखना चाहती हैं। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा तो दिमाग में आया तो अगर नहीं आया तो सोच लो, कोई विषय ऐसा बचा हो जिसपे आपने लिखा अभी मन में, जो अब देख लेना पुराना, आपको पुरानी जो है ना जो फाइलें ना आपको पूरी देखनी पड़ेंगी, सारी देखनी पड़ेंगी। कोई विषय बचा हो तो उस पर लिखो, क्योंकि आज मैंने जो है ना, आप अभी तक मैं बताऊं आपको, अब जो बात निकलने वाली है वो दिल की गहराइयों से निकलने वाली है।
अच्छा। अभी तो आई वॉज नॉट सीरियस, बट अब मैं सीरियस हूँ। मैं सीरियस हुआ, किस बात से सीरियस हूँ? एक तो आपने ये मुझे सुनाई ये वाली, दूसरी आपने जो डिब्बे वाली इंजन वाली सुनाई थी ना, तो दोनों को सुनकर मुझे लगता है कि आप डिजर्व क्या करती हैं आप, आपको मेरे ख्याल से तो मिलना, आप कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बड़े पुरस्कार के हकदार हैं आप। थैंक यू सो मच। बड़े पुरस्कार के हकदार हैं, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो कूट कूट के भरा हुआ है, और आपका जो इसमें समर्पण है, समर्पण आपको पता कहाँ मिला? समर्पण आपको पता? मैंने क्या? समर्पण की बात कहूँ आपको, कब मुझे महसूस हुआ था कि आप समर्पित है साहित्य के लिए? हाँ, कब महसूस आपको हुआ पता था? है, दिल्ली में एक अवार्ड मिला था जिसके लिए आपने मुझे फोन किए थे। हाँ, कबीर कोहिनूर। हाँ, ठीक है। उसको मैनेज करने के लिए मुझे पता कितनी एडी चोटी के जोड़ लगाने पड़े। वहां पे क्या मिसमैच हो गया था। हाँ, पता लगा मुझे। सब वहाँ पीछे सारा कुछ जाके। मिसमैच है। 100-200 लोगों को आप अवार्ड हाँ। देना, मान लो कि आपको अपने जो है ना, आपको अपने आप को जो है ना अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। 200 आदमियों को अवार्ड मान देना, उसमें लोग अपने आप अपने अवार्ड ढूंढ ढूंढ के अपने आप लेके आ रहे थे, अपने आप दे रहे थे, लोग अपने अवार्ड जो है ना ढूंढ के दे रहे थे, फिर वो वहां पहुंच रहे थे, उसके बाद फिर वो बैठते थे, फिर वो मंच पे जाते थे। ठीक है ना? तो मिसमैच हो गया सारा। और फिर मैं जयपुर में प्रोग्राम में गया, लोगों की ट्रेन मिस होगी। 200-250 अवार्ड देने का मतलब है कि आपने अपने आप को पूरे दिन एंगेज कर लिया। सुबह 10 बजे से लेके आप समझ लो 7 बजे तक एंगेज होंगे आप। तो बिल्कुल। अवार्ड दो यार, 20-25 आदमी को अवार्ड दो, सब उनको दो, लोगों को सुने। 20 आदमियों को अवार्ड देना, 20 आदमी, सिर्फ 20 आदमी। आपने क्या है कि पूरा इकट्ठा कर लिया, हुजूम बना लिया। कोई एक कविता लिख रहा है उसको भी, कोई 10 कविता लिख रहा है उसको भी, जो 50 कविता लिख रहा है उसको भी कुछ पता ही नहीं लग रहा। आपने अपने मंच पे आकर के 100 लोगों को बोलने का मौका देंगे नहीं। बेकार वो मुझे वो चीजें जो है ना, अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर हमने ये कर लिया है, इतने आदमी हैं। मैंने कहा महीने में 100 आदमियों में यार, तो मैं यार 100 आदमियों को समय दोगे तो 24 घंटे से ज्यादा लगते हैं। तो ये चीजें जो है कि अवार्ड का जो होना चाहिए वो 20-25 आदमियों को होना चाहिए, और उन्हीं में बढ़िया होना चाहिए। वो अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, अच्छी जगह बैठना होता है, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, सब चीज बढ़िया होनी चाहिए। 20 या 25, मैक्सिमम 25। तो मुझे उस दिन पता लगा था कि आपका डेडिकेशन कितना है, आप कितनी विचलित थी मैं नहीं आई, लेकिन आप नहीं आई, आपने ये बहुत बड़ा मिस किया आपने। एक दिन पहले ही वायरल हो गया था मुझे। चलो क्या करें, बंद करें इसको, भी वो तो हुआ ही नहीं, अब क्या करें बताओ, बंद करते मैंने लिए हो गया। एक, आप सोच सकते हैं, मैंने यमदूत से बात की हुई है अपनी गाने में एक, कि यमदूत मुझसे मिलने आया है और मैंने उसको बोला कि मैं तेरे साथ नहीं चलना चाहती, और मैंने क्या वजहें बताई अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, मतलब काल को भी आप दूर कैसे कर सकते हो। तो ये मैंने गजल थी कि आज फिर काल ने दर मेरा खटकाया है, मैंने मुड़ कर कोई बहाना बनाया है, आज फिर काल ने दर मेरा खटकाया है। अब क्या बहाने बना रही हूँ मैं, क्या वजहें बता रही हूँ। पहली वजह, मैं तो जिंदा हूँ मगर फिर भी जिंदा नहीं, मतलब जिंदा लाश हूँ। मैं तो जिंदा हूँ मगर फिर भी जिंदा नहीं, मरते हैं जीवन को जिन्होंने सजाया है, मैंने मुड़ कर कोई बहाना बनाया है। मतलब मैं जिंदा ही नहीं हूं तो तू, मैं पहले ही मरी हुई हूँ, तू मुझे क्या मारने आया है। और दूसरी वजह जो मैं बताती हूँ दूसरे शेर में, मुझको फुर्सत ही नहीं तेरे संग चलने की,
गिन तो लूं गम कितना खुदा ने बरसाया है, आज फिर काल ने दर मेरा खटकाया है। मैं पूरी गिनती कर रही हूँ, मुझे गिनती पूरी करने दे, उसके बाद आना। अब तीसरा है कि तुझको लेने का क्या हक जो तूने दिया ही नहीं, पहले कर्ज उतार तेरा मुझ पर बकाया है, आज फिर काल ने दर मेरा खटकाया है। मतलब तूने मुझे जिंदगी तो दी ही नहीं, तो जिंदगी ले कैसे सकता है? मतलब जिंदा लाश बना के रखा, पहले जिंदगी दे फिर जिंदगी ले, अपना कर्ज उतार। तो ये थी गजल यमदूत से गुफ्तगू जो मैंने अपनी कंपोज की थी। जी मैम। जी सर, आपके लिए एक सवाल। आवाज आ रही है ना मेरी सर? सर मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है। सर, पढ़ने के लिए आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी है? सर, पढ़ने के लिए आपकी पसंदीदा किताबें कौन सी है? मेरी मन से पसंद किताबें मेरी ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी है, और निश्चित रूप से मैं ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी पढ़ता हूँ। और मेरी मनपसंद जो है, जिसको मैं डेली पढ़ता हूँ, वो है भागवत गीता। नॉन जी स्टॉप मैं उसको पढ़ता हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है, और बिल्कुल दिया है। और मैं गीतांजलि मैंने पढ़ी है, मधुशाला मैंने पढ़ी है, गोविंद प्रेमचंद मेरे फेवरेट हैं, मैथिली गुप्त मेरे फेवरेट हैं, उनको पढ़ता हूँ। और एक पुस्तक है रसमलती दिनकर साहब की, जिसमें मैंने परशुराम जी का और कर्ण के संवाद को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये मेरी कुछ दिलचस्प है। पढ़ने को तो बहुत सारी किताबें हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मेरी लाइब्रेरी में है, लेकिन ये कुछ पसंदीदा में से। जी सर। सर, आपको जब आप नहीं लिख रहे होते तो आप क्या करना पसंद करेंगे? दोबारा करें क्वेश्चन। सर, आप जब नहीं लिखते हो तब आप क्या करना पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं नहीं लिखता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। जी सर। क्रिकेट मेरा पसंदीदा, मैंने बोला ना कि मेरा क्रिकेट से मैं प्रेम करता हूँ। क्रिकेट में मैं अपने बच्चों को लेकर या बेटे लेकर किसी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह ढूंढ लेता हूँ, प्लास्टिक की बॉल से खेलने की कोशिश करता हूँ। क्रिकेट मेरा प्रेम है, क्रिकेट भी मैं खेलता जी सर। सर, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो हूँ। अच्छा अच्छा आपको अच्छा। आखिरी सवाल। जी, आखिरी सवाल मेरे तरफ से सर। सर, आपके लाइफ में ऐसा कभी आया था डिमोटिवेशन वाला समय? सो वहां से ही आपका लाइफ स्टार्ट हुआ, तो वहां से आप वर्णन करेंगे थोड़ा, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी इंस्पिरेशन मिले, थोड़ी मोटिवेशन मिले। आप थोड़ा एक्सप्लेन बिल्कुल कर बिल्कुल दीजिए कहाँ से आपका शुरू हुआ। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे जो आवाज आई है डिमोटिवेट में हुआ। भगवत गीता लिखते वक्त डिमोटिवेट हुआ। मैंने सुशी जो किताब लिखी है उससे डिमोटिवेट हुआ, और बहुत सारी मैंने जो मैं थॉट लिख रहा था जब भी मैं मोटिवेट हुआ। लेकिन मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं जी वहां से मोटिवेट हूँ। 3 चीजें ऐसी हैं जो मैं हमेशा अपने यहाँ पे रखता हूँ, ये रखता हूँ यहाँ पे। जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो उनको निकाल लेता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ। पहली चीज मैंने जी ये पढ़ी थी, बचपन में कहानी पढ़ी थी, कौवे ने कंकड़ डाल कर पानी पी लिया था। पक्षी कंकड़ जी डाल करके पानी पी सकता है, तो पीयूष गोयल किताब क्यों नहीं लिख सकता? दूसरी चीज, न होने निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। मैथिली गुप्त को मैंने पढ़ा, उनसे भी मैंने जी इनकी लाइनें हैं, से भी मोटिवेट होता हूँ। फिर मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा, आई एम माई गो बिफोर आई स्लीप। इन चीजों को पढ़ने के बाद मैं हमेशा तरोताजा और मोटिवेट रहता हूँ। जी सर। सर, आप हमारे व्यूअर्स के लिए आखिरी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित कहना चाहूंगा, जो आपने जो है ना 15-20 दिन में जो मेहनत करी है, जो एक मुकाम हासिल किया है ना, जो आपकी टीम काम कर रही है, वो डेडिकेटेड टीम है, ठीक है ना। और
आपने एक इंटरनेशनल लेवल का भी 300 लोगों को हमने 2-3 घंटे 4-5-6 घंटे बैठे हैं उसमें, सब लोगों को सुना, बड़े अच्छे लोग उसमें से निकल के आए, बहुत अच्छे लोगों से बात हो रही है। और जो आपने मेडल बनाए हैं, जो आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो आपने मेमेंटो बनाए हैं, वो देखने दिखाने लायक है। और आपने हमें मौका दिया है एज ए जज, और आगे आने वाले के लिए भी आपने हमें जज के लिए में सलोनी जी को और मेरे को रखा है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और इससे क्या होता है कि इससे हमारी पहचान दूर हो जाती है। जब आप हम लोगों को जोड़ते हैं तो पहचान जाती है। और आपने मेरा रोल भी देखा होगा, मेरा रोल हमेशा ये रहता है कि काम को किसी डिस्टरबेंस ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, प्यार से काम निकल जाए। ये मेरी हमेशा अपने अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहां भी मैं ये सोचता हूँ कि लड़ाई आखिर किस बात की, और करें क्यों लड़ाई, हम जी क्या मिल जाएगा। अपनी एनर्जी को हम या तो लड़ाई में खर्च कर रहे हैं या मोहब्बत में, या जो हमारी जो बातें हैं, जो तो मैं सोचता हूँ कि एनर्जी दोनों में खर्च होती है, तो क्यों ना हम अच्छी चीजों में एनर्जी को खर्च करें। लड़ाई में एनर्जी खर्च करने के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, तुम मेरा मुंह नहीं देखूंगा, उससे फायदा कुछ नहीं होना कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है। प्यार बांटते चलो, प्यार मिलता जाएगा। कंट्रोवर्सी में पढ़ने चाहते हैं, निश्चित रूप से नहीं पढ़ा जाता है। सब लोगों को प्यार से, मोहब्बत से अपना सब कुछ देना। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए, 11 बजे से मेरे पास 11:30-12 बजे तक फोन आए। मैंने उनको कहा कि अभी सो जाओ, कल को हम इसका निवारण करते हैं, बैठ के बात करेंगे। उन लोगों को फोन पे मैंने फोन किया, जबकि मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ती, मेरी कोई नेसेसिटी नहीं है, लेकिन बीइंग एज ये जिम्मेदारी बनती है ना उनको, सबको अभी जो है ना, आप अभी हुआ क्या, उसमें हुआ क्या, बेसिकली हुआ क्या, आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सजा लिया, कुछ हो गया, कुछ नहीं नंबर जुड़े हैं, नहीं हुआ है, नहीं कुछ हुआ। और कुछ लोगों को जिनको अवार्ड मिल गए, जिनका नंबर आ गया, उन लोगों को मेरे पूछा है कि पीयूष जी आपकी वजह से या किसी की वजह से। अभी क्या है कि लोगों ने वहां पे जो है ना, मैंने देखा कि अब आगे जो ऑनलाइन हम करेंगे ना, उसमें किसी का भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मेरे को अभी फोन आ गया, किसी को कुछ, मुझे वहां जाना पड़ेगा, या मेरे एग्जाम है मुझे वहां जाना पड़ेगा। आज को 10 बजे कौन सा एग्जाम है यार, ये मेरे को इमरजेंसी। एक महिला मित्र आई थी, वो तो यही वो क्या बोल रही थी कि वो तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरजेंसी है, और वो एंड तक बैठी रही। बताओ, एंड तक बैठी हुई थी ना, मुझे याद था ना कुछ, वो एंड तक बैठी रही, लेकिन वो कहीं इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, बैठी रही वो। क्या इमरजेंसी है भाई? क्या तुम लोगों ने हमको, सब लोगों ने एक तरीका निकालना। अभी जो बात हुई थी, जो जिमी से बात हुई है, उसमें मेरा अवार्ड जल्दी भेज दो, सर्टिफिकेट जल्दी भेज दो, मेरी मदर का बर्थडे है। अरे यार क्या एक्सक्यूजेस है। फिर उसको भेज दिया हमने, उसी दिन भेज दिया। तो वो उसको उनको फोन कर रही है, वो फोन तो कह रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे, वो इंटरटेन नहीं कर रहे। जब वहां लाइनें लिखी गई, जब लोगों को समझ में आया, क्यों करें, क्यों कंट्रोवर्सी करें। आपके लिए एक लाइन है, मंजिल थोड़ी दूर है लेकिन मुझे बहुत पास दिखाई दे रही है। थैंक यू सर। हमारा काम है करना, और हम करेंगे जब तक हम मंजिल पा ना लेंगे। ठीक है, चलते चलते मैं 2 चीज बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ बैठे हुए हैं, 2 लोग भी हैं, कि सपने आपके अपने हैं और आप अपनों के अपने हैं। क्यों ना हम सपने पूरे करें, क्योंकि सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है ना। और आखिर में जो हमेशा बोलता हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। तो दोस्त, आप एक दिया है, हम तो 56 साल के हैं, हमारी लो तो थोड़ी कमजोर होती जा रही है, लेकिन आपकी लो में ताकत है। मैं बोल रहा हूँ, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना, भले रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई दूंगा बहुत दूर से। तो दोस्त, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे पता है कि आप अलग हटके काम करने वाले हैं। जो आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो अभी आपने एप्लीकेशन लेटर दिए, नीले रंग का जो डिजाइन किया, वो निश्चित रूप से गजब का डिजाइन है। और मोमेंटो में समझता हूँ आपने बहुत अच्छे दिए हैं, जो मैंने फोटोज में दिए। तो जी का और वो सर का, मुथु कुमारन सर का देना बाकी है। उनको भेजिएगा, ये डिजर्व करते हैं। नो डिजर्व कहीं ना कहीं में हुआ है। और आपने जो जज रखे ना, आपने जो मेरे को मैसेज पढ़े हैं, तो एक तो देखिएगा, वो जज जो है ना, वो जर्मनी वाले था, उनका कोई मेरे ख्याल से कोई रोल हुआ नहीं उनका। नहीं, उन्होंने सबको नंबर दे दिया उन्होंने। ठीक है ना, उनका वो आए चले गए। दूसरा, वो जो है, मुझे कहना नहीं चाहिए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जो है, वो हमारे सम्मानीय है, लेकिन वो भी, उन्होंने भी कहीं ना कुछ बोला नहीं, उन्होंने नंबर दिया उन्होंने। और ये जो भाई साहब क्या नाम, इंग्लिश को दिए सिर्फ, बाकी को नहीं।
हाँ वो सिर्फ इंग्लिश को मैडम नहीं जो है सर। वो मैडम बढ़िया थी, मैडम बढ़िया थी, नो डाउट। जी मैडम जो है उन्होंने वो भी एंड तक रही है। और बस यही है कि कंट्रोवर्सी ना हो, आप अपने काम से काम करते रहें। और एक बस मैं एक बोलता हूँ, प्यार में दम है ना, जो मोहब्बत में दम है, वो दुनिया की किसी चीज में दम नहीं है। जी सर। ठीक है, विश्वास करना और मोहब्बत से अपने काम को बनाना, जी बिगाड़ना नहीं, और जो बना लेते हैं वो अपनी लाइन से निकल के दूसरी लाइन में पहुंच जाते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। जो बनाने में विश्वास रखते हैं, जो बिगाड़ने में विश्वास करते हैं ना, वो पिछड़ जाते हैं। याद जी रखिएगा, जो उनका उनके ऊपर एक टैग लग जाता हो, यार ये आदमी, ये तो यार जब भी बात करेगा ये तो बिगाड़ने वाला काम करेगा, तो एक टैग लग जाएगा। एक आदमी बोलेगा, 10 आदमियों के बीच में बोलेगा कि उसका इंप्रेशन बिगाड़ने वाला है, तो 10 आदमियों को पता लगा अरे यार तो बिगाड़ने वाला है। आपके बच्चों के रिश्ते भी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करिए बनाने वाली, ठीक है ना। जी तो निश्चित रूप से आप ऐसे ही इंटरव्यू लेते रहे, आप हमें ऐसे ही बुलाते रहे, हम आते रहेंगे और प्यार मोहब्बत बांटते जाएंगे। हमारा काम है मोहब्बत बांटना। और जी मेरा देश तरक्की करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कल चंद्रयान पे हमें जो खुशी मिली है ना, निश्चित रूप से बहुत खुशी का विषय है। पूरे देश के लिए खुशी का विषय है कि हम जो है वहाँ लैंडिंग करके पूरे विश्व में अपना हमने परचम लहराया है। चंदा मामा को हमने अपना बनाया है। जी हमने सर। जो है रक्षाबंधन से पहले ही एक राखी भेजी है चंदा मामा को कि देख, भारत के लोगों ने तेरे लिए राखी भेजी है, इस राखी को पहन ले। अब वक्त आ गया, जी अब हमारा हिंदुस्तान बदल रहा है और निश्चित रूप से बदल रहा है। आने वाला जी समय देखिएगा, इतना बढ़िया होने वाला है। आप लोग देखते रहिए कि ये देश, जो देश सोने की चिड़िया है, जिसने दशमलव दिया, जिसने जीरो दिया, जिसने पाई का मान दिया, हम क्यों पिछड़े हैं भाई? हम क्यों पिछड़े रहे? हम क्यों पिछड़ों की श्रेणी में आए? हम तो नहीं आएंगे। मैं गोरी चमड़ी वालों से बोलता हूँ, हिंदुस्तान का एक आदमी गोरी चमड़ी वालों को पूरा चैलेंज करता है। और मैंने ये चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? क्योंकि मैं लिंक्डइन में बैठता हूँ, अमेरिकन लोग आपके काम को तारीफ नहीं करते हैं। सोनू जी, आप लिंक्डइन में बैठेगा तो देखिएगा, वो आपके काम को ऐसा करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन मैं पूरी गोरी चमड़ी के जितने भी लोग हैं, जो इंग्लैंड में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कि हिंदुस्तान के एक आदमी ने वो काम किया जो तुमने अब तक नहीं किया। जी चैलेंज जी के साथ बोलता हूँ, ताल ठोक के बोलता हूँ। 17 किताबें दुनिया में किसी आदमी ने लिखी हो तो बताओ मेरे को। सुई से किताब किसी ने लिखी हो तो बताओ मेरे को। आज तक 2012 से क्लेम कर रहा हूँ, 11 साल हो गए, किसी आदमी ने क्लेम नहीं किया। जी तो ये देखो, मैंने वो थोड़ा जोश में आ गया, तो जोश में बोल गया हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जी जोश में आना भी जरूरी है, जहाँ देश की बात हो वहाँ जोश तो आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात जी सर। देश की है, ठीक है ना। आप ऐसे काम करते रहे, आप वो करते रहे। सोनू जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, आपने अभी सुनाया है ना, तो आप तो कुछ ना कुछ विशेष करता है, निश्चित रूप से विशेष करता है। ये बता दो आपने, जो आपने प्रेरित वाली बात जो करी है ना, मैं भी कभी भविष्य में बताऊंगा। मेरा भी एक दोस्त ऐसा ही है, जो मुझे अचानक मिल गया, जो मुझे पुणे में मिला था, और पुणे से मिलने के बाद आज तक साथ में है, और अभी तक मेरे साथ में है। ये आप यमदूत से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, जो गजल सुनाई? मेरा दोस्त भी ऐसे ही है एक, वो लेकिन अच्छा, अच्छा। यमदूत नहीं है वो मेरा साथी है, मेरे साथ मुझे पुणे में मिला था। मेरे को बोलता है कि पीयूष, मैं तेरे को पुणे में मिला था, मैं पुणे से ढूंढता हुआ रहा हूँ तेरे को। और इस चीज को मैं कई बार मैंने सोचा कि इसको लिखूं, लेकिन बार बार वो मना कर देता है, लिखे मत है इसको शेयर भी मत करियो। तो मैं शेयर भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कहीं नाराज ना हो जाए। नाराज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये है, और वो मेरी हमेशा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया, और हम आते रहेंगे ऐसे बुलाते आने के लिए, हमारे इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ जी, ठीक है, निश्चित, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। सलोनी मैम, हाँ जी। जब आपसे एक क्वेश्चन, जब आप नहीं लिखते हो तब आप क्या करना पसंद करोगे? मुझे या तो मैं म्यूजिक सुनती हूँ, या फिर मैं नेचर को ऑब्जर्व करती हूँ, जी बर्ड्स को, एनिमल्स को, फूलों को, क्योंकि मैं नेचर लवर और म्यूजिक लवर हूँ। तो बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारे जहाँ हम पहले रहते थे, सामने बहुत बड़ा और बहुत सुंदर गुलमोहर का पेड़ था। तो मैं ऐसे दिन में 20 बार बाहर निकल के उसको देखती थी। बहुत जी चैन मिलता है, स्ट्रेस दूर होता है। और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे मैं खुद हरियाली बन जाऊं,
मैं खुद संगीत बन जाऊं। बड़े अजीब अजीब ख्याल आते हैं मेरे दिमाग में। तो जी मैं मैम। यही करती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि कैसे वो लोग, क्या उनकी हरकतें, जानवरों की, बर्ड्स की, काफी कुछ सीखने को मिलता है। मैं एक छोटा सा बताऊंगी, एक स्क्विरल को मैं देख रही थी कि सड़क पे एक रिबन पड़ा था और उसने अपने उसको मुंह में रखा और बेंड करती गई फोल्ड्स, और मैं देख रही थी कि फोल्ड्स बिल्कुल बराबर थे। जी फिर एक गाड़ी आई, वो छोड़ के भाग गई ऊपर। गाड़ी चली गई, कुछ सेकंड के बाद फिर आई, फिर उसने करना शुरू किया, बराबर फोल्ड्स उसने लिए, थोड़ा सा छोड़ा, फिर ऊपर चली गई, घोंसला बना रही होगी। मतलब जी इतनी समझदारी भी उनमें कि बराबर फोल्ड्स कर रही थी वो। तो जी अच्छा लगता है देखने में, ये सब एंजॉय करती हूँ मैं। जी मैम, आपसे एक सवाल। आप किस उम्र के लोगों के लिए लिखते हैं? सब उम्र के लिए। मैंने सबसे छोटे बच्चों के लिए भी लिखी है 2 लाइन की, कि चिड़िया बोले ची ची ची, बिल्ली बोले म्याऊं, मैं क्या बोलूं जिससे सबके दिल को मैं भा जाऊं। वाह तो मैम। ये भी लिखी है, बच्चों के लिए लिखी है, युवाओं के लिए है, बुजुर्गों के लिए, ऑल एज ग्रुप्स, जी मैम। 0 to 130, सब एज ग्रुप्स के लिए लिखती हूँ मैं। जी मैम, बहुत खूब। मैम, आपकी अगली किताब किस बारे में है? दिमाग में तो नेचर के ऊपर चल रही है काफी टाइम से। मैंने उसका टाइटल भी सोच रखा है, उसके चैप्टर्स भी, वो टाइटल सोच रखे हैं, कवर डिजाइन भी सोच रखा है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखना है वो नक्शा अभी तक नहीं बनाया दिमाग में। जी क्योंकि अभी ये 4 किताबें लिखी, फिर शोज, फिर काफी कुछ हुए, इंटरव्यूज रेडियो स्टेशन वगैरह के भी, तो थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, उसको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसके लिए। जी तो अभी तो वही ख्याल में है। बाकी जो मैं पोइम्स इसमें नहीं छप पाई, उसके बाद और कंपोज हुई हैं, उसका एक वो भी टाइटल सोच लिया है। एक कंबाइंड बनाऊंगी, स्केचेस भी, आर्टिकल्स भी, जो बचे खुचे मेरे, मतलब कंबाइन कर दूंगी अब मैं, पोइट्री, गजल, शायरी, सॉन्ग, सब कुछ इकट्ठा। जी मैम। जी मैम, और एक क्वेश्चन है आपके लिए। आपका फेवरेट बुक्स कौन सी है? आपका पसंदीदा किताबें कौन सी है? पोइट्री में तो मैं इंग्लिश में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लेक को बहुत पसंद करती थी। इनकी जी डीप भी होती थी, टचिंग होती थी, राइम अच्छी होती थी, वोकैबलरी बहुत अच्छी होती थी। और हिंदी में मैथिली शरण गुप्त को। और जी पोइट्री के अलावा अगर आप रीडिंग की बात करें तो मैं बचपन से स्पिरिचुअल नेचर की हूँ। तो जहाँ बच्चे हार्डी बॉयज और नैन्सी ड्रूज वो सब करते थे, वहां मैं महात्मा गांधी की किताबें, स्वामी विवेकानंद की, मॉरल साइंस की, इस तरह की लेकर पढ़ा करती थी। तो वो मेरे से लाइब्रेरियन पूछते थे कि बेटा ये आप अपनी दादी के लिए ले जा रही हैं? मैंने कहा नो सर, ये मैं अपने लिए ले जा रही हूँ। कहते आप पढ़ेंगी ये? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ूंगी। तो मुझे स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी, उन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने गांधी जी की राम नाम, ट्रुथ इज गॉड, इस तरह की किताबें ज्यादा करती थी मैं उसमें। और पोइट्री की आपको बता ही दी है मैंने। जी मैम। जी मैम, आपसे आखिरी सवाल हमारे तरफ से। आपकी फैमिली आपके लेखन के बारे में क्या सोचती है, और आपके तरफ उनका सोचना कैसा है आपके लेखन मेरी के? पूरा सपोर्ट है शुरू से ही। स्कूल के टाइम से ही पूरा सपोर्ट मिला है मुझे, टीचर्स से बहुत सपोर्ट मिला है, परिवार से। मम्मी भी हमेशा इनकरेज करती रही, मेरी बहन भी। जब मुझे कंप्यूटर की ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो वही सारा हिंदुस्तान टाइम्स में जितने छपे सब उसने टाइप करके दिए। और आज भी जब मैं यूट्यूब पर अपलोड करती हूँ, जब 2-3 अगर मैं करती हूँ ये अच्छा नहीं आया, 2-3 जी टेक्स्ट ले लेती हूँ, फिर उससे पूछती हूँ कि बता किसमें एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा है, किसमें आवाज ज्यादा अच्छी है, किसमें फील ज्यादा अच्छी है। फिर वो सुन सुन के वो चूज करती है कि हाँ ये वाली अच्छी है, ये वाली। पापा जी न्यूट्रल थे ना, उन्होंने कभी डिस्करेज किया ना इनकरेज किया। एक बार मेरा जब बड़ा स्ट्रेस पर आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में छपा था, मैंने, पापा ने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा पापा आज आपने पेपर पढ़ा? पापा पेपर पढ़ा?
जवाब नहीं दे रहे, फिर 2-3 बार पूछने के बाद कहते हैं हाँ पढ़ा है, मुझे पता है तेरा आर्टिकल छपा है। तो ही वॉज लाइक कूल, ठीक है जो कर रही है ठीक है। तो पूरा जी सपोर्ट है घर की तरफ से, कभी किसी ने मना नहीं किया कुछ भी। जी जी मैम, आखिरी में लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स को कुछ आप बोले, आप क्या बोलना चाहते हैं अपने आप से? एक तो मैं कुछ, अगर आप इजाजत दें तो जी सुना जी सकती हैं अपनी शालिता कुछ। जरूर जरूर। लोग प्यार को सिर्फ रोमांस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि प्यार एक यूनिवर्सल चीज है जिसका हर रूप समझना, मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। जी तो इसके लिए मैंने प्यार के ऊपर एक कविता लिखी थी कि प्यार क्या है। 2.5 है अक्षर, 1 है मात्रा, हर सुख का भंडार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। परम पिता से बहने वाली एक निरंतर धार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा घर का द्वार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। इंसानियत का आभूषण हर रिश्ते का श्रृंगार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। स्नेह प्रेम भक्ति वात्सल्य ममता का आधार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। प्यार के अलग अलग रूप इसमें देखिए, स्नेह में भी 2.5 अक्षर, प्रेम में भी 2.5 अक्षर, जी प्यार में भी 2.5 अक्षर, भक्ति में भी 2.5 अक्षर। जी मैम। कुरान शरीफ बाइबल ग्रंथ साहिब भगवत गीता का सार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। कांटों भरी राहों को भी बना देता गुलजार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। ताज महल जैसे अजूबों को करता साकार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। जो ये पीयूषी बात करते थे लव एंड लाइकिंग में, लव सैक्रिफाइस है कि 22 साल लगा के 22,000 मिस्री लगाकर वो ताजमहल खड़ा कराना इंतहा है मोहब्बत की। तो ताजमहल जैसे अजूबों को करता साकार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। जिसके आगे ईश पराजित, ये वो शक्ति अपरंपार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। ये है तो है दुनिया, प्रकट करती इसका आभार है, कुछ और नहीं ये प्यार है। तो इनको समझना चाहिए कि प्यार को खाली रोमांस के साथ मत करो, हर रूप में प्यार है। आपको उसका श्रृंगार, हर रिश्ते में प्यार रख के श्रृंगार करना है, मर्यादा रखनी है। और मैं कुछ शायरी से भी वो करना चाहूंगी कि लोगों को अपनी गलतियों से सीख कर देर नहीं करनी चाहिए। जैसे वक्त पर मैंने एक शेर लिखा है, वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है। वक्त का हर लम्हा बीती गलतियों के एहसास से हमारी आंखें खोलता है, पर अफसोस जब तक आंखें पूरी तरह खुल पाती हैं तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ जाता है। तब तक आंखें हमेशा के लिए बंद होने का वक्त आ जाता है। तो हमें वक्त रहते ही आंखें खोल लेनी चाहिए अपनी। और एक मैंने लिखी थी, खुदा ने हमें, खुदा, ये डिस्टर्बेंस कैसे आ रही है, खुदा ने हमें जिंदगी में इतने गम दिए, गम की ऐसी आदत डाली कि दुख तो बर्दाश्त हो जाता है, खुशी मिले तो तबीयत खराब हो जाती है। दुख तो बर्दाश्त हो जाता है, खुशी मिले तो तबीयत खराब हो जाती है। और रिश्तों को के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, मुझे नहीं पता इसे शेर कहना चाहिए, कवि नज्म कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए, दिमाग में आया लिख दिया। इनको रिश्तों को संभाल के रखने की बहुत जरूरत है। ये मैंने लिखा है, ये रिश्ते भी पानी की तरह होते हैं,
कब हाथ में थम जाते हैं, कब कोई आकार बदल लेते हैं, कब हाथ से फिसल जाते हैं, कब सूख कर उड़ जाते हैं। ये रिश्ते भी पानी की तरह होते हैं, तो हमें रिश्तों को संभाल कर रखने की बहुत जरूरत है। जी और बच्चों का आप पूछ रहे थे कि उम्र किस उम्र के बच्चों के लिए लिखते हैं, तो मैंने एक, जैसे मेरे दिमाग में ना अपने आप आते हैं, अब मैंने एक पैकेज पोइम बनाई है जिसमें पोषण भी है, खेल भी है, समझदारी भी है, बट ये जी मैंने जानबूझकर नहीं डाला, वो ऑटोमेटिकली आया मेरे दिमाग में जी कि खेल खेल में चांद ने जब देखा धरती पर बच्चों को खेलता लुकन छुपाई, सोच में डूबा बोला खुद से, मैं किसके संग खेलूं भाई। घंटों बैठा सोचता रहा, आखिर सूझा एक ख्याल, डायल किया नंबर बादल का, फोन करा और किया सवाल, हाय हेलो कैसे हो यार, क्यों नहीं देते तुम दर्शन, अरे फुर्सत पाकर काम से कभी पधारो मेरे भी आंगन। छुट्टी के दिन रविवार को बादल ले आए तशरीफ, चांदनी ने खीर परोसी, बादल ने करी तारीफ, लिया डकार ऊंचा बादल ने, कहा मुझे नींद है आई, नींद भगाओ बोला चंदा, चलो खेलें लुकन छुपाई। कहते ही जा छुपा चांद, नहीं देता कहीं दिखाई, थका ढूंढ ढूंढ कर बादल, हर कोशिश व्यर्थ गंवाई। मुस्कुरा कर निकला चांद, कहा बादल तुम बुद्धू, बुद्धि तेज होगी तुम्हारी, जो खाओ घिया और कद्दू। सारा अंबर देखा तुमने, नहीं देखा बस अपने पीछे, मैं कहीं नहीं छुपा था दूर, था छुपा तुम्हारे ही पीछे। सुनकर बादल भी मुस्काया, कहा करता हूँ वादा, खाकर फल और हरी सब्जियां, होशियार बनूंगा ज्यादा। अगली बार किसी भी खेल में रहूंगा तुमसे आगे, अब चलता हूँ फिर मिलेंगे, ओके टाटा बाय बाय। तो ये बच्चों को है कि न्यूट्रिशन भी, उनको अपने खाने पीने का भी ख्याल रखने की जरूरत है, और समझदारी भी देखो कि खाली सामने नहीं देखना है, अपने पीछे भी देखना है आपको। जी जी तो पीठ पीछे ये एक और मैसेज भी दे रही है कि पीठ पीछे छुरे भोंकने वाले लोग भी होते हैं, तो जी खाली आगे देख के मत चलो, पीछे भी देख कर चलो। जी कोई आपके पीछे छुपा हुआ दोस्त भी हो सकता है अच्छा सरप्राइज देने के लिए, लेकिन दुश्मन भी हो सकता है। जी जी और अगर दर्शकों में कोई इंग्लिश हिंदी समझने वाला ना हो इंग्लिश, तो उनके ऊपर भी थोड़ी सी मैं वो कर देती हूँ मेहरबानी, एक इंग्लिश पोइम सुना देती हूँ जो म्यूजिक के ऊपर मैंने लिखी है। इट्स म्यूजिक ऑल थ्रू, इट फ्लोज डाउन माई वेन्स, इट फ्लैशेस अ लाइटनिंग इन माई हार्ट, it creates an architectural monument in my life. It is music all through, a stream of notes, soft and mild, sometimes harsh and wild, providing a solace to me in my moments of silence, caressing my soul when it bleeds, channelizing a swelling river. Its breath blesses me, the strength of the mountains, creating a rainbow for me when shattered hopes have bleached all colors. Steering the wheel of my life, it embraces me in its fragrance and carries me high and above into the heights of the skies. तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे म्यूजिक मेरी नस नस में बहता है और क्या है म्यूजिक मेरे लिए।
और जी सबसे बड़ा पैगाम मैं लोगों को ये देना चाहूंगी कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, लेकिन हमें अपने दर्द भरी चीजों से भी हम, जैसे पोइट्री मेरे लिए मेडिसिन का काम करती है। मुझे जब भी दर्द हुआ है, एक मेरा गीत वो निकला है। तो इसी बात पे मैंने गजल लिखी थी, दर्द बना चमत्कार की आंसुओं के मोतियों को नज्मों नगमों में पिरो दिया। आंसुओं के मोतियों को नज्मों नगमों में पिरो दिया। शुक्र रबा मैं कलाकार हूँ, वरना गम ने मुझे था डुबो दिया। जब जब दर्द उठा सीने से, कई गजलों ने जन्म लिया। जिंदा हूँ उन्हीं की बदौलत, वरना जिंदगी से हाथ था धो दिया। सीने की चिंगारियों ने मेरी कला को इतना तपा दिया। ठंडी आहों से टकरा कर लाखों नैनों को भिगो दिया। करूं शिकायत या शुक्रिया उनका जिन्होंने दर्द दिया। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, वरना वजूद तो अपना था खो दिया। दर्द को तोहफा समझ के मैंने दर्द को वो अंजाम दिया। दर्द को तोहफा समझ के मैंने दर्द को वो अंजाम दिया। दर्द से डरने वाला जहां दर्द का ही दीवाना हो दिया। एक नहीं मैं सिर्फ जिसने दर्द को ये अंजाम दिया। अमर हर शायर जिसके दिल में दर्द का जलता हो दिया। आखिरी शेर है इसका। ए कला तुझको सलाम, तूने नया जीवन दिया। दर्द ने लेकर रूप तेरा मुझको शोहरत में भिगो दिया। आंसुओं के मोतियों को नज़्मों नगमों में पिरो दिया। शुक्र रबा मैं कलाकार हूँ, वरना गम ने मुझे था डुबो दिया। तो ये गजल मैंने लिखी थी अपनी धुन में कि दर्द बना चमत्कार, कि दर्द देने वाले भी हमें कुछ सिखाते हैं, कि हमें एक्सपीरियंस देते हैं आगे चलने के लिए। वो कहते हैं कि एक शेर मैंने लिखा था, धोखे देने वालों तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया, तुमने तो हमें हर पल जागते रहने का सबक सिखलाया है। तो ये मतलब मेरा मैसेज भी है, मेरी शायरी गजल भी है, मेरी अपनी कहानी भी है, सब कुछ है ये पैगाम कि लिखते रहें। आज के युवा
और अच्छे मैसेज भेजें, वही लिखें जिससे मानवता की भलाई हो, उनका अपना स्ट्रेस वेंट आउट हो, और बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, और जितना हो सके कम्युनलिज्म को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि घोंसले, मैं 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को घोंसला कहती हूँ, घोंसले चिड़ियों के रहनों के लिए होता है, ना कि किसी प्लेन से उसको तोड़ने के लिए होता है। तो मानवता की भलाई यही है कि पूरा विश्व एकजुट होकर रहे। ये मंदिर मेरे और मस्जिद तेरे, करते हो क्यों रब के टुकड़े टुकड़े, ये सब नहीं होना चाहिए। तेरा मेरा, तू मैं ना हो, सब मिलकर रहें, कोई किसी से ईर्ष्या न करे। भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, कोई किसी चीज में अच्छा है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम कंपेयर करें। खुदा कंपेयर कर सकता है कौन इंसान कैसा है। हमारे लिए सब खूबसूरत है, सब अच्छे हैं, सब में कोई ना कोई भलाई है। दिल से अपने से ज्यादा काबिल लोगों की तारीफ करो, आपको ईर्ष्या कभी नहीं होगी। सबको, सबके अंदर अच्छाई देखो। बस यही मेरा पैगाम है सबके लिए। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हमारे इंटरव्यू में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा आपको भी। जी हाँ जी, मैम, बोलिए। जी मैम, आपको अभी भी आना है हमारे कंपटीशन में और जज भी करना है हाँ 15 जी, सितंबर में, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी। जल्दी से। जी मैम, थैंक यू। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, मैं बोलूँगा। मैं बस खरी उतर पाऊँ उसमें। और आपका भी थैंक्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का थैंक्स। पीयूष जी जी भी काफी तारीफ करते हैं मेरी रचनाओं की, उनका भी थैंक्स। दर्शकों का थैंक्स जो हमें सुन रहे हैं। तो मुझे भी सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच मैम, आप आने के लिए यहाँ पर थैंक यू सो मच। और अच्छा, आप जब बीच में वो हो गए थे डिस्कनेक्ट, तो मैं और पीयूष जी हाँ वो रहेगा मैम। जी मैम, आ रही है मैम, एम आई ऑडिबल समझ मैम, नहीं आ रही आपकी बात। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी जी, मैम, तो मन वो का सब नहीं थे हम दोनों, वार्तालाप वो रिकॉर्ड हो गई है। जी वो रिकॉर्ड, हाँ वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो रहेगा। ठीक है। जी मैम, ओके जी, ठीक है मैम, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। मैम बाय।